हेलो एवरीवन, मैं यूट्यूब चैनल रजनी अग्रवाल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आपके सामने उपस्थित हूँ अपनी नई प्रस्तुति लेकर, जो कि है अतीत में दबे पाँव और इसके लेखक हैं ओम धानवी। बेटा, ये एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत जैसे आप सभी ने पहले पढ़ा होगा, जानते होंगे कि जब हम कोई यात्रा करते हैं और उसके अनुभवों को हम लेखनी द्वारा साझा करते हैं या किसी कागज़ पे उकेर देते हैं तो वो बन जाता है यात्रा वृत्तांत। इस पाठ में लेखक ने सिंधु घाटी की सभ्यता के दो शहरों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृतियों के बारे में जानकारी दी है। लेखक कहते हैं कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित पुरातात्विक स्थान जहां सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई के विषय में जो है मैं बताना चाहता हूं। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। लेखक इस शहर की बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। मोहनजोदड़ो 5000 साल पहले का शहर था, परंतु हमारी इस पुरानी सभ्यता के शहर जैसे स्थान आज भी मिल जाते हैं। हालांकि परिवर्तन बहुत आ चुका है, परंतु संस्कृति वही है। यहाँ का अनुशासन, नगर परियोजना, बस्तियों का नियोजन, वास्तुकला कौशल, सभी कुछ जो है अनूठा है। लेखक ने पाठकों को एक एक स्थान की इस प्रकार जानकारी दी है जैसे हम पाठकगण ही वहाँ घूम घूम कर ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। लेखक आगे बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व दौर के शहर मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा भारत के ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे पुराने सुनियोजित शहर माने जाते हैं। ताम्रकाल के समय का मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा और उत्कृष्ट शहर है, जहां व्यापक खुदाई में इमारतें, सड़कें, मूर्तियां, चाक पर बने चित्रित भांडे, मोहरे, साजे सामान और खिलौने बड़ी तादाद में मिले हैं। हड़प्पा जो सैकड़ों मील दूर है, इसके ज़्यादातर साक्ष्य रेल लाइन के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। माना जाता है कि यह इस सभ्यता की राजधानी रहा होगा, और ऐसा भी माना जाता है कि 200 हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैला हुआ है और इसकी आबादी लगभग 50,000 थी। यानी 5000 साल पहले भी यह आज के महानगर को मात देता होगा। यह सभ्यता भले ही मैदानी थी, परंतु यह शहर टीलों पर बसा था जो कृत्रिम रूप से ईंटों द्वारा बनाए गए थे। ऐसा सिंधु नदी के पसरे पानी से बचने के लिए किया गया था। लेखक कहते हैं कि इस शहर की विशेषताएं अब भी उतनी ही हैं, भले ही यह अपने सामान से अजायब घरों की शोभा बढ़ रहा है। हम इसकी गलियों में जब घूम सकते हैं, इसकी दीवारों से पीठ लगाकर आराम कर सकते हैं, खंडर की देरी पर भी अचानक सहम जाएंगे, रसोई की गंध महसूस करेंगे और पगडंडी पर बैलगाड़ी की आवाज़ अभी भी सुन सकते हैं, क्योंकि ये शहर वही है जहाँ पहले था। इसके मकान की टूटी सीढ़ियाँ आकाश की तरफ ले जाकर इतिहास के पार की झांकी दिखाकर हमें अपने आप को दुनिया की छत पर महसूस कराती है। लेखक आगे बताते हैं कि इस सभ्यता के बिखर जाने पर एक जीर्ण शीर्ण सबसे बड़े और ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पुरानी ईंटों के दम पर बड़े यौध स्तूप को आकार दिया गया है। 1922 में आए रारवाल दास बनर्जी इस स्तूप की खोजबीन करने की इच्छा से आए थे और खुदाई के दौरान पता चला कि यहाँ ईसापुर के निशान हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के निर्देश में हुई खुदाई में हमें इस सभ्यता की देहरी पर खड़ा कर दिया था। इस खोज ने भारत को मिस्र और इराक की सभ्यताओं के समकक्ष ला खड़ा किया। लेखक कहते हैं कि सभी पर्यटक बंगले से सर्पिल पगडंडी पर पार कर स्तूप को देखकर चकित रह जाते हैं। इसे भारत का सबसे पुराना और रोमांचक प्राकृतिक दृश्य कहा गया है। इसे देखकर महसूस होता है कि प्रकृति वहीं रहती है और केवल सभ्यताएं, इतिहास और कहानियाँ बदलती हैं। लेखक कहते हैं कि पढ़ना सुनना दोनों क्रियाएं हैं, परंतु देखना तो अपनी आँखों से है, बाकी तो आँखें झपकाना है। यात्रा अपने पाँव की होती है, बाकी तो कदम ताल है। जब ये सैलानी घूमने गए तो जाड़े की ऋतु होने पर भी धूप तेज थी। यहाँ राजस्थान की तरह रेत के टीले नहीं हैं, परंतु परिवेश और प्रकृति बहुत कुछ ऐसी ही है। राजस्थानी धूप पारदर्शी है, परंतु यहाँ की धूप इतनी चुंधियाती है कि कैमरा सही ना हो तो ऐसे लगता है कि रंग ही उड़ गए हों। परंतु इस अजीब धूप के कारण हमें दृश्यों को समझने के लिए बार बार देखना पड़ा और ये हमारे दिमाग में अच्छे प्रकार से बैठ गए। बच्चों, ये था
अतीत में दबे पाँव का पहला भाग। और आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा।